गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 24 अगस्त के करंट अफेयर। और उसके पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान थर्ड के लिए भारत ने एक इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में अंतरिक्ष यान उतारना आसान नहीं है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को सलाम, इसरो को सलाम, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये ऐतिहासिक पल हासिल कर लिया है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी मेरे द्वारा, आज ही अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए चंद्रयान थर्ड के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा आज के डेट में न्यूज है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट और देखते हैं क्या है आज की क्लास में हमारे पिटारे में। थॉमस ए एडिसन के बारे में बात करेंगे। थॉमस ए एडिसन, जिनके बारे में हम सबको अच्छे से पता होगा कि ये बल्ब के आविष्कारक माने जाते हैं। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो इनके द्वारा कहा गया कि अगर सफल होना चाहते हो तो एक निश्चित तरीका हमेशा अपनाओ, हमेशा एक बार और प्रयास करने की कोशिश करो। अगर हार जाते हो तो रुको नहीं, हारने के बाद भी अपने अंदर हिम्मत रखो आगे बढ़ने की। अगर हिम्मत रखोगे और एक प्रयास और, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते रहोगे तो निश्चित ही जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं उससे जूझते हुए एक दिन आगे निकल जाओगे, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग सी क्लास को और देखते हैं क्या क्या रोचक तथ्य हैं आज की क्लास में आपके लिए। देखिए, यहाँ पर जो पहली बात हो रही है वो राष्ट्रीय चाकू दिवस के बारे में बात हो रही है, जो हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। चाकू के फायदे और नुकसान को बताने के लिए 1993 में पहली बार ऐसी घोषणा करी गई थी और 1993 से ही हम ये दिन मना रहे हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में इसके आने की संभावना 100% हो सकती है। चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर जी, जिनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। इसके पहले पिछले साल पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था, और उसके पहले 2019 का जब चुनाव होने वाला था तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी को, आमिर खान को, और जो मुक्केबाज है मैरी कॉम, उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, एक राष्ट्रीय आइकन के रूप में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे देश के चुनाव आयोग के द्वारा। अच्छा, ये क्या काम करेंगे? तो निश्चित सी बात है कि ये जो भारतीय जनता है उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना पहचान पत्र बनाने के लिए एक अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे। क्लियर। और 23, देखिए सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इनको एक क्रिकेट के आइकन के रूप में लोग जानते हैं। और बहुत से लोगों के आइडियल, बहुत से क्रिकेटर के ये आइडियल है, बहुत बहुत से व्यक्ति इनको देश और दुनिया के पसंद करते हैं। तो इनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनके बर्थडे के बारे में बात करेंगे। 24 अप्रैल को हर साल इनका बर्थडे आता है। 1973 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में रमेश तेंदुलकर के घर। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। साथ में ही 2012 में इनको राज्यसभा के सांसद के रूप में भी चुना गया था, और टाइम मैगजीन ने इनको 2010 में 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में शामिल भी किया था। 2003 में जब वर्ल्ड कप होता है तो उस दौरान इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है। साथ में ही 1989 में ये अपना वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों में डेब्यू करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये बात जरूर याद रख लेना। साथ में अगर रिकॉर्ड के बारे में हम बात करें तो इनके द्वारा टेस्ट में 51 शतक लगाए गए हैं, और 49 जो सेंचुरी है वो लगाई गई है वनडे के सीरीज में। और 2012 में इनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाए जा चुके थे, 100 शतक बनाए जा चुके थे। साथ में ही इनका जो अंतिम टेस्ट मैच था, और जो अंतिम इनका टेस्ट मैच था वो 200वां नंबर का था, 2013 में इनके द्वारा जो खेला गया था। तो इस तरीके से हम सचिन तेंदुलकर जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और एक भारतीय होने के नाते हमें इनके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग, देखो इसका नाम बदल गया है। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रख दिया गया है अस्मिता महिला लीग। क्या नाम रख दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। अच्छा, साथ में ही हमें ये पता होना चाहिए अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन।
ये अस्मिता का फुल फॉर्म है। स्पेशली अस्मिता नाम का एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसके माध्यम से आप खेलो इंडिया से रिलेटेड जो महिला लीग है जिसका नाम अस्मिता है उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें महिलाओं का जो क्रिकेट के प्रति भावना है उसको प्रदर्शित करने के लिए, लैंगिक समानता को दर्शाने के लिए स्पेशली इसका नाम अस्मिता रखा गया है। तो ये जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है खेलो इंडिया महिला लीग का जो नया नाम है वो क्या है। ठीक है, देखिए थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है श्रेथा थाविसिन को। किसको? श्रेथा थाविसिन को। इनका नाम याद रख लेना। और इनको कहा जाता है प्रॉपर्टी टाइकून थाईलैंड में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर थाईलैंड के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय संस्कृति का हूबहू स्वरूप आपको थाईलैंड में देखने को मिलेगा। नाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे और जो धर्म है वो भी आपको वहां पर बिल्कुल हिंदू धर्म से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते हैं तो थाईलैंड को श्याम नाम से या श्याम देश कहा जाता था। ठीक है, साथ में ही इसकी जो थाईलैंड की जो सीमाएं हैं वो लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार से मिलती हैं। थाईलैंड की राजधानी आपको बैंकॉक देखने को मिल जाएगी और यहाँ के राजा को राम कहते हैं जो अयोध्या नामक नगर में रहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के अनुयायी आपको देखने को मिल जाएंगे और इसीलिए यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो गरुड़ है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू संस्कृति का बिल्कुल हूबहू रूप आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा। अभी जो राजा है इस समय राम दशम है और प्रधानमंत्री इस टाइम पर प्रयुत चन ओचा है, लेकिन अभी नॉमिनेट किए गए हैं कौन? प्रधानमंत्री श्रेया थाविसिन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी पाई जाती है? तो थाई बाट। तो ये थोड़ी सी जानकारी है थाईलैंड के बारे में। ओके, देखिए यहाँ बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। साथ में ही अगर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी के बारे में बात करें तो ये जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे हैं 2021 से लेकर 2023 तक। अच्छा, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने शिव कुमार सिंह की जगह ली है। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये क्या काम करता है और किस तरीके से जो पर्यावरण का क्षेत्र है उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझ सकते हैं। तो देखो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और साथ में ही 5 पीठ है जिसके माध्यम से ये अपने न्याय संबंधी काम करता है। ये पीठ कहाँ कहाँ पर है? तो आपको गुवाहाटी में, कलकत्ता में, पुणे में, चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना 2010 में करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। इसका काम क्या है? तो स्पेशली प्राकृतिक संरक्षण से रिलेटेड, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण से रिलेटेड जो न्याय का काम है इसके माध्यम से किया जाता है और ये तुरंत इन मामलों पर निर्णय लेता है। इस उद्देश्य से ही भारत सरकार के द्वारा 2010 में ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं क्या क्या ये काम करता है। एनजीटी की जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एनजीटी की प्रमुख शक्ति ये है कि वो पर्यावरण से संबंधित जो मामले होते हैं, कानून होते हैं, उस पर तुरंत सुनवाई करती है और उसके लिए आदेश जारी करती है और जो भी नुकसान होता है उसके लिए मुआवजा, जुर्माना लगाना, जो भी उसके कार्य क्षेत्र में आता है वो सारे मामले की देखभाल करती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के ऊपर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करती है। क्लियर। देखिए यहाँ पर बात करेंगे यस बैंक के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप है ये। इसका नाम क्या है? तो आइरिस। अच्छा, यस बैंक के जो सीईओ या अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। अच्छा, इस ऐप में आपको 10 ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिसके माध्यम से आप यस बैंक से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं और साथ में जो भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, जो ये आइरिस मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से जो फीचर्स प्रदान किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्विक लोन ले सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आपको इजी पेमेंट हो जाएगी इसके माध्यम से करने में, और कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है यस बैंक का ये मोबाइल ऐप, जिसका नाम है आइरिस। ओके, क्लियर। आइए देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू करी जा रही है। तो ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा है, ये कहाँ पर शुरू करी जा रही है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में शुरू करी जा रही है। लेह को सबसे ठंडा मरुस्थल के रूप में हम जानते हैं। साथ में ही कितनी बसें चलेंगी? तो 5 बस चलेंगी। 11,500 फीट की ऊंचाई पर चलाई जाएंगी। एनटीपीसी ये जो इंडस्ट्री है इसको लगा रहा है, और अशोक लेलैंड के माध्यम से, अशोक लेलैंड को हम गाड़ियों के निर्माता कंपनी के रूप में जानते हैं। तो जो अशोक लेलैंड है, इसके माध्यम से इन बसों को बनाया जाएगा, और प्रत्येक बस 2.5 करोड़ रुपए की है। कितने करोड़ रुपए की है? तो 2.5 करोड़ रुपए की है। आप देख सकते हैं साथ में ही एनटीपीसी के लिए 7.5 एकड़ की जो जमीन है वो पट्टे पर दी गई है भारत सरकार के द्वारा एनटीपीसी को, क्योंकि यही ये उद्यम लगा रहा है। साथ में यहाँ पर 1.7 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा का एक पैनल भी लगाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि एनर्जी मिलती रहे उस हाइड्रोजन सेल के लिए जो इसमें लगाया जाएगा, इस बस में लगाया जाने वाला है। क्लियर। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई किसके बारे में? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा के बारे में। अच्छा, एक और जानकारी आपको देनी थी। देखिए, लद्दाख में ही भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है वो बनाई जा रही है बीआरओ के द्वारा। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है, लगभग 9,000 फीट पर, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सड़क बनाई जा रही है, ये बीआरओ के जितने महिला कर्मी हैं उनके माध्यम से बनाई जा रही है। यानी कि जितने भी इसमें कर्मचारी हैं वो सारी क्या है? महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर बात कर ली किसके बारे में? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा के बारे में। देखो, एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अशोक लेलैंड और एनटीपीसी दोनों ही इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, और साथ में एनटीपीसी के द्वारा जो एनटीपीसी का सीएसआर बजट है उसके माध्यम से फंडिंग करी जाएगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। ओके, देखिए, जो अमेजन वर्षा वन जनजाति के अंतिम जीवित बचे शेष 3 लोग कहाँ पाए गए हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 3 लोग पाए गए हैं ब्राजील के पिरिपपुरा में। कहाँ पर? ब्राजील के पिरिपपुरा में। साथ में ही अमेजन वर्षा वन को हम पूरी धरती के फेफड़े के रूप में जानते हैं, क्योंकि इतने घने और इतने ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर, जिससे हरियाली और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है पूरी दुनिया में वो एक बैलेंस के रूप में रहती है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में अमेजन के वर्षा वनों का महत्वपूर्ण रोल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के आसपास का जो ये एरिया है, यहाँ पर आपको अमेजन वर्षा वन देखने को मिल जाएंगे। जो ये नदी बेसिन है, ये स्पेशली क्या करती है? ये ब्राजील, पेरू, जो वेनेजुएला है, ये सारे इलाकों में फैली हुई है, और इसके जो तटीय किनारे हैं वहां पर आपको ये अमेजन नदी देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पर पिरिपकुरा जनजाति पाई गई है। जो पिरिपकुरा जनजाति के 3 लोग पाए गए हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अभी भी क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। ओके, देखिए, पिरुपकुरा जनजाति के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्राजील के माटो ग्रासो क्षेत्र में ये पाए गए हैं, ठीक है। और साथ में ही ये खाना बदोश जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, और अपनी जो इनकी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता रही है उसको बचाने के लिए ये संघर्षरत है, और उसके लिए जो भी कठिनाई है वो सारा ये उठाते हैं। स्पेशली वनों पर ये डिपेंड करते हैं ट्राइब्स के लिए। जैसा कि हम जानते भी हैं कि ट्राइब्स अधिकतर वनों और जंगलों पर आधारित जो इनका जो जीवन शैली है उसी पर इनकी दिनचर्या बीतती है। क्लियर। देखिए, अमेजन वर्षा वन में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइब्स कौन कौन से हैं? तो यानोमामी, जो आपको ब्राजील और वेनेजुएला में निवास करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
कायापो जो ब्राजील के माटो ग्रासो में पाया जाता है, आशा निंका जो पेरू और ब्राजील में निवास करता है, तुकानो जो ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला में निवास करता है, और आहा जो ब्राजील के मारानहाओ राज्य की सबसे लुप्त प्राय जनजातियों में से जाना जाता है। तो ये सारे अमेजन वर्षा वन की जनजातियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात करेंगे फिलीपीन तटरक्षक बल के बारे में, क्योंकि इसके साथ भारत ने सहयोग किया है। यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है किसके साथ? फिलीपीन तटरक्षक बल के साथ। फिलीपीन तटरक्षक बल अभी भारत आया हुआ है 20 से लेकर 24 अगस्त तक, और इसके 5 सदस्य भारत में आए हुए हैं। कितने मेंबर आए हुए हैं? तो 5 मेंबर इसके भारत में आए हुए हैं। और भारत की तरफ से जो डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल, कौन है? राकेश पाल। और साथ में ही जो फिलीपीन तटरक्षक बल है इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो उनका नाम है एडमिरल आर्टेमियो एम आबो। तो इन दोनों के बीच में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अब सहयोग किन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो समुद्री कानून के बारे में। जो समुद्री कानून है उसको लागू करवाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता किया गया। समुद्री खोज के लिए कि समुद्र में कौन कौन सी जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, समुद्र की सुरक्षा के लिए, और साथ में ही जो समुद्र का प्रदूषण है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके बारे में सहयोग करने के लिए दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इसके बारे में, एक जो समझौता किया गया है भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपीन तटरक्षक बल के बीच में, उसके बारे में। देखिए यहाँ बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। एनजीटी के द्वारा क्या किया गया है? हस्तक्षेप किया गया है। किस लिए? तो उड़ीसा के जो कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर अवैध तरीके से खनन हो रहा था। इस खनन को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया गया है एनजीटी के द्वारा। साथ में मैं बता दूं कि ये जो एरिया है कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, यहाँ पर 97 रेत खनन स्थल है। ठीक है, रेत खनन स्थल है जिसको दिया गया था खनन के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है, उसको रोकने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जिस बात को ध्यान में रखते हुए ही जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने बोला कि जो खनन अधिनियम 1980 है उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो खनन है अवैध तरीके से हो रहा है, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करूं तो ये क्या करता है? स्पेशली पर्यावरण संसाधन से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जो संरक्षण है उसको प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, उसके लिए आदेश जारी करता है और पर्यावरण से रिलेटेड कानून भी बनाता है, उसके ऊपर तुरंत निर्णय लेता है। क्लियर? देखिए कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो अगर इसकी स्थिति आप देखोगे तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के पास से स्थित है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में है। जरूर याद रख लेना, मयूरभंज हाथी रिजर्व को क्या कहते हैं? तो टेंडा, क्या कहते हैं? टेंडा हाथी रिजर्व भी कहते हैं वहां की स्थानीय लैंग्वेज में, तो ये हमें पता होना चाहिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो आपको उड़ीसा में 2 पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, एक है सुखुपाड़ा और दूसरी है नाटो पहाड़ी। तो सुखुपाड़ा और नाटो पहाड़ियों के बीच में सिमलीपाल आपको देखने को मिल जाएगा। और इस सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में आपको बाघ, तेंदुए, हाथी, गौर, सांबर, विशाल गिलहरियां, ये सारे जानवर देखने को मिलेंगे। और बाकी जो सारी डिटेलिंग है उसको आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में सारी डिटेलिंग उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास के बाद हमने प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी स्टार्ट किया है, जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। तो हम दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 23 अगस्त को, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। 2023 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को दिया गया। साथ में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वाटर वीक चल रहा है, कब से लेकर कब तक? तो 20 से 24 अगस्त तक चल रहा है। और साथ में ही हम विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो के बारे में बात करें तो इटली के ये जल वैज्ञानिक हैं और ये जो पुरस्कार दिया गया है सीवी के द्वारा दिया गया है।
ओणम त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो भगवान महाबली हैं वो पाताल लोक से धरती पर आते हैं, 10 दिन तक विराजमान रहते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो उसकी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है 10 दिन तक। कहाँ पर? केरला में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड किसने जीता? तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने जीता, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति से बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश से जाने वाले एक ही बच्चे हैं। पूरे भारत से 23 बच्चे गए थे इस कंपटीशन में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था नीलकंठ मिश्रा जी को, जो अक्टूबर 2023 से अपना कामकाज संभाल लेंगे। डिजी यात्रा सुविधा पाने के लिए पूर्वोत्तर के पहले हवाई अड्डे के रूप में किसका नाम आया है? तो गुवाहाटी हवाई अड्डा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिजी यात्रा की जो सुविधा है वो पूर्वोत्तर के किस हवाई अड्डे में स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवीकरणीय संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में रखी गई है। JICA की हेल्प से रखी गई है, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के माध्यम से रखी गई है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राजस्थान राज्य के उदयपुर में आयोजित किया गया, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। साथ में ही इसका समापन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा किया गया, और 21 से 22 अगस्त के बीच में ये चला है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये गूगल के किरण मणि को बनाया गया है, और गूगल में काम करते हुए किरण मणि को 13 साल हो गए हैं, और वहां के डिजिटल मार्केटिंग की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति करी है? तो 4 डायरेक्टर्स की नियुक्ति करी गई है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। और ये सारा जो नियुक्तियां होती है वो 19C के धारा के तहत होती है, जो निदेशक मंडल की नियुक्तियों के लिए एक धारा बनाया गया है भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकारी मंडल के द्वारा। ओके, इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब अपना ध्यान रखिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में ही टेलीग्राम के लिंक पर PDF के फॉर्म में सारी डिटेलिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो भी कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। फिर कल मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।